चलिए कैसी स्थिति की कल्पना करते हैं जी। कोई बहुत ही सफल कंपनी है ना, अपना सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सॉफ्टवेयर का बिजनेस अचानक बेच देती है। जी, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं। बिल्कुल, लगभग 729 मिलियन डॉलर्स, मतलब करीब 6000 करोड़ रुपए में। और पीछे बचता है सिर्फ एक खोखला ढांचा और नवी मुंबई में खड़ी कुछ खाली इमारतें। कोई भी आम विश्लेषक यही सोचेगा कि बस इस कंपनी की कहानी है ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली, उस खाली ढांचे का अब क्या ही होगा। लेकिन क्या हो अगर उसी खाली ढांचे का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री में 500 करोड़ रुपए के रिकरिंग रेवेन्यू का मतलब ARR का एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया जाए। तो सुने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में ये ऑरम प्रॉपटेक की बिल्कुल सच्ची कहानी है। और मैं कहूंगा कि ये कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे असाधारण दिशा बदलावों या कहें सबसे बड़े पिवट में से एक है। मतलब अक्सर कंपनियां अपने मूल व्यवसाय के आसपास ही विस्तार करती हैं। हाँ, वो सेफ गेम खेलती हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी जिसे दुनिया मेजेस्को लिमिटेड के नाम से जानती थी, उसने अपनी पूरी पहचान मिटाकर खुद को भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी यानी प्रॉपटेक कंपनी में बदल दिया। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। इस चमत्कार को डिकोड करने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्स मटेरियल है। डार्ट की एक बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट है, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस की बिल्कुल ताज़ा खबरें हैं, खासकर 15 जुलाई 2026 के अपडेट्स। जी, और ट्रेंड लाइन के कुछ बेहद दिलचस्प वित्तीय आंकड़े भी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस कंपनी ने भारत के बिखरे हुए रेंटल मार्केट को समझा, कैसे प्रॉप टाइगर जैसे बड़े अधिग्रहण किए और इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद खुद को मुनाफे में कैसे ला खड़ा किया। देखिए, अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक कंपनी के मुनाफे की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात का सबूत है कि कैसे तकनीक, खासकर AI और डेटा, उस रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह से बदल सकती है जो दशकों से बहुत ही पारंपरिक और अपारदर्शी तरीके से काम कर रहा था। ओके, चलिए इस पूरी गुत्थी को थोड़ा परत दर परत समझते हैं। 500 करोड़ रुपए के ARR तक पहुंचने का ये सफर 2021 से शुरू होता है। जब ऑरम वेंचर्स ने मेजेस्को का अधिग्रहण किया था, तब उनके पास सिर्फ एक शेल कंपनी बची थी, राइट? हाँ, एकदम खाली ढांचा। तो ऑरम वेंचर्स के प्रमोटर आशीष देवरा ने इसमें एक ऐसा अवसर देखा जो शायद बाकी बाजार की नजरों से चूक गया था। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ऑरम प्रॉपटेक कर दिया। और उन्होंने जानबूझकर प्रॉपटेक को ही चुना। वही मेरा सवाल है, प्रॉपटेक ही क्यों? स्रोतों में एक आंकड़ा है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। भारत के संगठित रेंटल मार्केट में जहां 2 करोड़ ग्राहकों की भारी भरकम मांग है, वहीं सप्लाई के नाम पर बाजार में सिर्फ 8 लाख यूनिट्स ही उपलब्ध हैं। 2 करोड़ बनाम 8 लाख। तो ये वैसा ही है जैसे किसी ने एक खाली सिनेमा घर सिर्फ इसलिए खरीदा हो ताकि वो उसके स्टेज पर अपनी एक बिल्कुल नई और ब्लॉकबस्टर फिल्म बना सके। आखिर ये विशाल अंतर जमीनी स्तर पर क्या संकेत देता है? यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये आंकड़ा सिर्फ एक गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संस्थागत विफलता को दर्शाता है। मतलब एक सिस्टेमिक फेलियर। बिल्कुल। देखिए, भारतीय रेंटल मार्केट आज भी ब्रोकर, जान पहचान और अखबारों के विज्ञापनों पर टिका हुआ है। मकान मालिकों को हमेशा ये डर रहता है कि किराएदार घर खराब कर देगा, और किराएदारों को लगता है कि उन्हें मनमाना किराया देना पड़ता है। हाँ, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। यही जो विश्वास की कमी है ना, यही वो खाई है जहां वो 2 करोड़ लोग खड़े हैं। और हमने समझा कि अगर इस असंगठित क्षेत्र को डेटा और तकनीक के जरिए एक संस्थागत रूप दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी शंका हो रही है। देखिए, ये बात सिद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती है कि तकनीक से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कोई कोडिंग का काम तो है नहीं। हाँ, ये बहुत अधिक पूंजी और संचालन वाला काम है जिसे हम कैपिटल एंड ऑपरेशन इंटेंसिव कहते हैं। बिल्कुल, बहुत सिरदर्दी है। वही तो, प्लम्बिंग खराब हो रही है, किराएदार आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर कोई टेक कंपनी बिना भारी नुकसान उठाए 30,800 रेंटल यूनिट्स को कैसे मैनेज कर सकती है? वे सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाकर क्यों नहीं बेच देते? ये बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है, और इसका सीधा सा जवाब है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोल। हाँ, अगर आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाकर किसी ब्रोकर को दे देते हैं तो आप एंड यूजर के अनुभव को कभी नहीं सुधार सकते।
भारत में विश्वास की कमी को दूर करने के लिए आपको पूरी वैल्यू चेन को नियंत्रित करना होगा। अच्छा। और यहीं से जन्म होता है ऑरम के पहले और सबसे महत्वपूर्ण पिलर का, उनके रेंटल वर्टिकल का। उन्हें पता था कि मांग को पूरा करने के लिए उन्हें सीधा प्रॉपर्टीज को अपने हाथ में लेना होगा। और इस इन्वेंट्री को हासिल करने के लिए उन्होंने 2 बहुत बड़े दांव खेले, हेलो वर्ल्ड और नेस्टवे। जी। रिपोर्ट बताती है कि हेलो वर्ल्ड को लिविंग स्पेस में काम करता है। 15 से ज्यादा शहरों में इनके 259 से ज्यादा एक्टिव स्पेस है। और सबसे हैरानी की बात, वित्तीय वर्ष 2024 के कुल रेवेन्यू में इस अकेले ब्रांड का 51% हिस्सा था। क्या बात। और फिर उन्होंने नेस्टवे को 900 मिलियन रुपए में खरीद लिया। नेस्टवे ने हाल ही में सिलेक्ट नाम से एक प्रीमियम क्लस्टर बेस्ड मॉडल भी लॉन्च किया है। लेकिन ये क्लस्टर मॉडल पुराने तरीके से कैसे अलग है? देखिए, नेस्टवे का ये सेलेक्ट मॉडल ही उनकी असली रणनीति है। पहले रेंटल कंपनियां पूरे शहर में बिखरे हुए अलग अलग मकान किराए पे ले लेती थी। हाँ, एक घर शहर के उत्तर में, दूसरा दक्षिण में। एग्जैक्टली। इससे उनका संचालन खर्च बहुत बढ़ जाता था। प्लम्बर को यहाँ से वहाँ जाने में ही आधा दिन लग जाता था। लॉजिस्टिक नाइटमेयर। क्लस्टर मॉडल में वे एक ही प्रीमियम सोसाइटी या एक ही इलाके में कई सारे घर लेते हैं। इससे रखरखाव करने वाली टीम का खर्च बचता है, सुरक्षा गार्ड्स का खर्च बढ़ जाता है। ओहो, और ग्राहकों को एक प्रीमियम कम्युनिटी का अनुभव भी मिलता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात आती है, संचालन का खर्च। इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल घाटे से कैसे बचा जा सकता है? यहीं पर उनकी टेक्नोलॉजी असल में काम आती है। ऑरम ने एक ऑपको यानी ऑपरेटिंग कंपनी मॉडल अपनाया है। मतलब वो संपत्तियां खरीदते नहीं हैं? नहीं, वो बिल्डर्स या मकान मालिकों के साथ लंबी लीज साइन करते हैं। और जो लीकेज और प्लम्बिंग वाली सिरदर्दी की बात आपने की, उसे सुलझाने के लिए हेलो वर्ल्ड में पूरी तरह से AI ड्रिवन टूल्स लगा दिए गए हैं। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि 70% ऑपरेशनल टिकट्स पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुके हैं। थोड़ा रुकिए, इसका मतलब क्या है? क्या AI जाकर नल ठीक कर रहा है? नहीं, AI नल ठीक नहीं करता, लेकिन वो बीच के उस पूरे इंसानी समय को खत्म कर देता है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। वो कैसे? मान लीजिए किसी किराएदार ने ऐप पर शिकायत दर्ज की कि पानी नहीं आ रहा है। पहले एक इंसान उस मैसेज को पढ़ता था, लोकल प्लम्बर को फोन करता था, फिर टाइम फिक्स करता था। इसमें तो बहुत टाइम जाता है। अब AI भाषा को समझकर खुद ब खुद शिकायत को प्लम्बिंग की श्रेणी में डालता है, सीधे उस इलाके के वेंडर को ऑटोमेटेड मैसेज भेजता है और किराएदार को टाइम स्लॉट दे देता है। अरे वाह! मतलब 70% शिकायतों में किसी इंसान को कंप्यूटर स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, और इससे कर्मचारियों की लागत में भारी कमी आती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक टेक कंपनी का अप्रोच कैसे अलग होता है। लेकिन इस ऑपको मॉडल में मुझे एक बड़ा ऑक्यूपेंसी रिस्क भी दिख रहा है। कैसा रिस्क? मान लीजिए कंपनी ने मकान मालिक के साथ लीज साइन कर ली और उसे हर महीने एक तय रकम देने का वादा कर दिया। लेकिन अगर वो फ्लैट खाली रह गया तो कंपनी को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा ना? इस जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए यहाँ डेटा सबसे अहम भूमिका निभाता है। अच्छा, डेटा कैसे मदद करता है इसमें? देखिए, ऑरम आंख मूंद कर किसी भी घर की लीज नहीं लेता। वे बहुत ही गहराई से जियोग्राफिक मैपिंग करते हैं। उनके पास सालों का डेटा है जो बताता है कि किस IT पार्क या यूनिवर्सिटी के 3 किलोमीटर के दायरे में मांग हमेशा बनी रहती है। ओहो, मतलब वो सिर्फ हॉटस्पॉट्स पर फोकस करते हैं। हाँ, और दूसरी बात, चूंकि किराएदार को eKYC, स्मार्ट लॉक और ऑटोमेटेड पेमेंट्स जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो जल्दी घर खाली करके नहीं जाते। रिटेंशन रेट बहुत हाई रहता है। समझ गई। अब कहानी में असली मोड़ यहाँ आता है। जब आपके पास 30,000 से ज्यादा यूनिट्स का नेटवर्क बन गया, तो आपके पास सिर्फ किराएदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपके पास युवा और महत्वाकांक्षी लोगों का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। आज जो किराएदार है वही कल अपना घर खरीदेगा। सही कहा आपने। और जो रियल एस्टेट डेवलपर्स नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उन्हें इन्हीं ग्राहकों की तलाश है। यहीं से जन्म होता है उनके दूसरे बड़े कदम का, डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक विस्तार था। रेंटल वर्टिकल से जो ग्राहक और डेटा का अनुभव मिला, उसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिया। डेवलपर्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सही खरीदार ढूंढने में उनका मार्केटिंग बजट खत्म हो जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाने के लिए इनके पास कई टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बियॉन्ड वॉल्स जो ब्रोकर्स को एक साथ जोड़ता है, और ऑरम एनालिटिका। एनालिटिका का डेटा तो बहुत ही इंप्रेसिव है। हाँ, आंकड़ों पर नजर डालें तो एनालिटिका ने वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 1,48,000 से ज्यादा लीड्स बेची हैं,
यह पिछले साल के मुकाबले 93% की वृद्धि है। मतलब काम लगभग दोगुना हो गया। में व्हाट्सएप और AI कॉलिंग बॉट जैसी सुविधाएं हैं। जी। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, तो ये एक ऐसे स्मार्ट डिजिटल ब्रोकर की तरह है जो कभी सोता नहीं है, जिसे कभी थकान नहीं होती और जो एक ही सेकंड में 1000 ग्राहकों से बात कर सकता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। जरा एक आम ब्रोकर के काम करने के तरीके को देखिए। अगर उसके पास किसी कैंपेन से 500 लीड्स आती हैं, तो एक इंसान एक दिन में कितनों को कॉल कर पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 50। हाँ, और बाकी 450 लीड्स ठंडी पड़ जाती हैं। Sell.do का AI कॉलिंग बॉट उन सभी 500 लीड से तुरंत संपर्क करता है। वो चैट के जरिए पता लगाता है कि ग्राहक का बजट क्या है और प्राथमिकताएं क्या हैं। वाओ! इसके बाद वो सिर्फ उन 20 ग्राहकों की लिस्ट ब्रोकर के हाथ में देता है जो सच में घर खरीदने के लिए तैयार हैं। इससे तो ब्रोकर का बहुत समय बचता होगा और सेल्स भी बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। वो था सितंबर 2025 की न्यूज, REI इंडिया से प्रोप टाइगर का अधिग्रहण। ये कोई साधारण अधिग्रहण नहीं था। हाँ, प्रोप टाइगर तो रियल एस्टेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। जी। रिपोर्ट बताती है कि इस अधिग्रहण के बाद कंपनी ने 170 से ज्यादा डेवलपर क्लाइंट्स के साथ काम किया और अपना अब तक का सबसे अधिक ग्रॉस कमीशन हासिल किया। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझना है कि प्रोप टाइगर के आने से ऐसा क्या बदल गया? क्या ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम जोड़ना था या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, यहाँ से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कैक का सवाल खड़ा होता है। किसी भी डेवलपर के लिए एक नया ग्राहक ढूंढने की लागत बहुत ज्यादा होती है। प्रोप टाइगर का AI फर्स्ट अप्रोच इस लागत को सीधे तौर पर कम करता है। जब आपके पास इतना सटीक डेटा हो कि कौन सा ग्राहक 2 BHK ढूंढ रहा है और कौन 3 BHK, तो आप विज्ञापन सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं। मतलब मार्केटिंग का पैसा बर्बाद नहीं होता। एग्जैक्टली। और जब कैक गिरती है तो उसी मार्केटिंग बजट में डेवलपर को ज्यादा बिक्री मिलती है और ऑरम को ज्यादा कमीशन। ये एक ऐसा साइकिल है जो मुनाफे को लगातार बढ़ाता है। ये सब सुनने में बहुत ही शानदार रणनीति लगती है। रेंटल भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। जी। लेकिन एक वित्तीय विश्लेषक के नजरिए से मैं यहाँ एक लाल झंडी यानी रेड फ्लैग देखना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। पिछले 24 महीनों में 8 अलग-अलग कंपनियों का अधिग्रहण करना, हर दिन नई तकनीक विकसित करना, इतनी तेजी से बाजार में छा जाना, इस सब के लिए बहुत भारी भरकम पूंजी चाहिए, है ना? बिल्कुल चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि ऐसी तेजी से बढ़ने वाली टेक कंपनियां कर्ज के भारी बोझ तले दबकर दम तोड़ देती हैं। लेकिन रिपोर्ट का दावा है कि ऑरम कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री होने की राह पर है। हाँ। ये कैसे संभव है? क्या उन्होंने कोई जादुई छड़ी घुमाई है? यहाँ कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही निर्मम और सटीक कैपिटल एलोकेशन का नतीजा है, और यही हमें उनके तीसरे और अंतिम हिस्से कैपिटल वर्टिकल की ओर ले जाता है। अच्छा, कर्ज मुक्त होने की रणनीति के बारे में मैंने जो पढ़ा है वो सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने नवी मुंबई में स्थित अपनी नॉन कोर एसेट्स यानी Q5 और Q6 नाम की जो व्यापारिक इमारतें थीं, उन्हें 112 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा कर लिया है। हाँ, ये वही इमारतें हैं जो उन्हें मेजेस्को के दौर से विरासत में मिली थी, और यही उनकी रणनीति की सबसे बड़ी जीत है। जीत कैसे? कोई भी साधारण कंपनी सोचती कि हमारे पास अपनी खुद की इमारतें हैं, किराया आ रहा है, तो उन्हें क्यों बेचना? देखिए, ऑरम के प्रबंधन ने एक स्पष्ट फैसला लिया। उन इमारतों से मिलने वाला रिटर्न एक टेक प्लेटफॉर्म से मिलने वाले रिटर्न के मुकाबले बहुत कम था। लॉजिकल है। ईंट और पत्थर की इमारतों में पैसा फंसाए रखने के बजाय उन्होंने उसे 112 करोड़ रुपए में बेचा, ताकि सारा कर्ज चुकाया जा सके और बाकी पूंजी को AI प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया जा सके। लेकिन क्या खुद की पुश्तैनी संपत्तियां बेचना खतरे की घंटी नहीं है? अगर कल को तकनीक विफल हो गई तो उनके पास जमीन के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? इसे जुआ तब कहा जाता जब वे इस पैसे को किसी अनटेस्टेड आइडिया में फूंक रहे होते। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात उनकी कार्यकुशलता है। कार्यकुशलता? हाँ, कंपनी अपनी प्रगति को सिर्फ कुल रेवेन्यू से नहीं, बल्कि रेवेन्यू प्रति टीम मेंबर के आधार पर मापती है। ओह, ये बहुत दिलचस्प मेट्रिक है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो रेंटल सेगमेंट में उनके प्रत्येक कर्मचारी ने औसतन 1.2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ला कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? एक कर्मचारी से 1 करोड़ से ज्यादा? बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल में यह आंकड़ा 47 लाख रुपए प्रति कर्मचारी है। जब आपके कर्मचारी इतनी उच्च उत्पादकता दिखा रहे हों, तो सॉफ्टवेयर में निवेश करना ईंट पत्थर में निवेश करने से कई गुना ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो आखिर इस सबका जमीनी स्तर पर मतलब क्या निकलता है?
इसका सीधा असर उनकी बैलेंस शीट पर दिख रहा है। 500 करोड़ का ARR तो पार हो ही गया है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। जी हाँ। चौथी तिमाही में कंपनी ने लगातार दूसरी बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, 72 लाख रुपए का। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन जरा इसकी तुलना पिछले साल से कीजिए। वो तो बहुत बड़े घाटे में थे। हाँ, वित्तीय वर्ष 2025 के इसी क्वार्टर में कंपनी 41 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में थी। 41 करोड़ के नुकसान से निकलकर शुद्ध मुनाफे में आना बिना कर्ज बढ़ाए, ये एक बहुत बड़ा वित्तीय टर्नअराउंड है। और उनकी इस कैपिटल वर्टिकल में भविष्य की एक और बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही है। हम ऑरम वाइजेक्स और इंटेग्रो की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सेबी वाला न्यूज। बिल्कुल, उन्हें सेबी से SMR REIT का लाइसेंस मिल गया है। ये फ्रैक्शनल ओनरशिप वाला मामला है ना, या जहाँ कमर्शियल रियल एस्टेट में आम लोग भी थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। एकदम सही। लेकिन ये लाइसेंस मिलना इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है, और कंपनी इससे पैसे कैसे कमाती है? देखिए, पहले बड़े कमर्शियल ऑफिस खरीदना सिर्फ बड़े अरबपतियों का काम था। फ्रैक्शनल ओनरशिप इसे बदल देता है। अब आम निवेशक भी 10-25 लाख रुपए लगाकर किसी करोड़ों की बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। अच्छा, जैसे शेयर्स खरीदते हैं। हाँ, और ऑरम इसमें अपनी पूंजी नहीं फंसाता। वे सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाते हैं। निवेशक का पैसा आता है, बिल्डिंग खरीदी जाती है, और उस पर जो भी मुनाफा आता है, ऑरम उस पर अपनी मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है। और सेबी का लाइसेंस मिलने से लोगों का भरोसा बढ़ गया होगा। बिल्कुल, इससे पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा सरकारी ठप्पा और पारदर्शिता आ गई है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के नाम बदलने की नहीं है। जी, ये कहानी है कि कैसे ऑरम प्रॉपटेक ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के खाली ढांचे से शुरुआत की और रेंटल, डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल, इन 3 बेहद मजबूत रणनीतिक स्तंभों के जरिए रियल एस्टेट जैसे पुराने सेक्टर को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया। बिल्कुल। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब आप सही समस्या की पहचान करते हैं और उसे सुलझाने के लिए AI जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो मुनाफा कमाना कोई दूर का सपना नहीं रह जाता। सही कहा। ये केस स्टडी उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास है जो रियल एस्टेट को ट्रैक करते हैं या जो समझना चाहते हैं कि एक सफल बिजनेस पिवट कैसे किया जाता है। डेटा और AI किस तरह से सदियों पुरानी ईंट पत्थर के इंडस्ट्री को डिजिटल रूप में ढाल सकते हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। एकदम। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शायद हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। हमने कमर्शियल रियल एस्टेट में फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में बात की, जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी के छोटे छोटे हिस्से खरीदना संभव बना दिया है। जी। अगर तकनीक के जरिए ये सब इतना आसान हो रहा है, तो क्या भविष्य में किसी पूरी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक होना एक पुरानी बात हो जाएगी? कल्पना कीजिए कि आने वाले कुछ सालों में किसी शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना उतना ही आसान हो जाए जितना कि आज स्मार्टफोन पर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या रियल एस्टेट निवेश का भविष्य पूरी तरह से डिजिटल और फ्रैक्शनलाइज्ड होने वाला है, जहां कोई भी जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि डेटा का एक टुकड़ा खरीदेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो रियल एस्टेट की पूरी बुनियाद को हिला सकता है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।